नमस्कार, आज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और बीजेपी के बीच अब नया विवाद शुरू हो गया है। एक कथित ऑक्सीजन रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही हैं। बीजेपी ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि कोरोना महामारी जब चरम पर थी तो केजरीवाल सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की। वहीं केजरीवाल सरकार ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। बीजेपी नेता का दावा है कि ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संकट काल में दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूरत केवल 289 मीट्रिक टन थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 4 गुना ज्यादा 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अरविंद केजरीवाल के झूठ के कारण 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई है, क्योंकि सभी जगहों से ऑक्सीजन काट कर दिल्ली भेजना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने ये जघन्य अपराध किया है, इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में दोषी ठहराया जाना चाहिए। वहीं मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को चुनौती भी दी। सिसोदिया ने कहा, बीजेपी के नेता जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट बीजेपी के ऑफिस में बैठकर बनाई गई है। हमने ऑडिट कमेटी के कई सदस्यों से बात की, सबका कहना है कि उन्होंने किसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। मैं बीजेपी नेता को चुनौती देता हूं कि वो रिपोर्ट लेकर आए, जिसे ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने मंजूरी दी है। देखिए, अब तो इनको एससी पैनल भाजपा है क्या? सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ ऑक्सीजन ऑडिट का पैनल वो भारतीय जनता पार्टी है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं। ये तो सीधा सीधा जो इसके कारण पैनिक से और जो असुविधाओं से जो पूरे और देश और राज्य के किसी हिस्से को ऑक्सीजन दी जा सकती थी, उसको यहाँ लाना पड़ा जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे में ये अब चूंकि इन मौतों के सीधे जिम्मेदार इस रिपोर्ट के बाद कहे ही जाएंगे। मैं समझता हूँ इसके बाद भी एससी पैनल को भाजपा बताना ये ऊपर से एक दूसरी गलती है, जिसके लिए इन लोगों को माफ नहीं किया था। मगर आज ये सब सत्य हुआ है। जब ये रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा। ऐसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने इस ऑक्सीजन कमेटी के, इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की। अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो सुबह से चैनल्स पे बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा। चलिए मैं बात करेंगे अगली खबर की। बीजेपी ने कथित ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है, दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत से 4 गुना अधिक मांग की थी और उनके इस झूठ के कारण कम से कम 12 राज्यों में जीवन रक्षक ऑक्सीजन की पूर्ति बाधित हुई। इन दावों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खारिज किया। सीएम ने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा हूँ। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम करता रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। बता दें कि दिल्ली में अप्रैल और मई में कोविड-19 की दूसरी लहर का बहुत बुरा असर हुआ था।
चले वे रुक करेंगे अगली खबर का। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि अगर मौजूदा चलन जारी रहा तो कोविड-19 के सबसे अधिक संक्रामक प्रकार डेल्टा के अन्य स्वरूपों के मुकाबले हावी होने की आशंका है। WHO की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब 85 देशों में इस स्वरूप के मिलने की पुष्टि हुई है और दुनिया के अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आते जा रहे हैं। WHO की ओर से 22 जून को जारी कोविड-19 साप्ताहिक महामारी विज्ञान अपडेट में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर अल्फा स्वरूप 170 देशों, क्षेत्रों या इलाकों में मिला है, बीटा स्वरूप 119 देशों में, गामा स्वरूप 71 देशों में और डेल्टा स्वरूप का 85 देशों में पता चला है। अपडेट में कहा गया डेल्टा दुनिया भर के 85 देशों में मिला है। WHO के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के अन्य क्षेत्रों में भी इसके मामले सामने आने का चलन जारी है, जिनमें से 11 क्षेत्रों में ये पिछले 2 हफ्ता में सामने आए। WHO ने कहा कि 4 मौजूदा चिंताजनक स्वरूप अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा पर करीब से नजर रखी जा रही है, जो बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं और WHO के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में उनका पता चला है। इसने कहा डेल्टा स्वरूप अल्फा स्वरूप से कहीं ज्यादा संक्रामक है और अगर मौजूदा चलन जारी रहता है तो इसके अधिक हावी होने की आशंका है। टीके की दूसरी खुराक लेने के 14 दिन बाद डेल्टा और अल्फा स्वरूपों के कारण अस्पताल में भर्ती होने की नौबत न आए, इसके लिए फाइजर की प्रभाव क्षमता 96% एवं 95% की क्रमशः 92% और 86% देखी गई है। टीके की खुराक लेने के 21 दिन बाद भी इन टीकों की डेल्टा एवं अल्फा स्वरूप के खिलाफ प्रभाव क्षमता 94% एवं 83% देखी गई है। बात करेंगे अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सभी राज्य बोर्डों को 10 दिनों के भीतर 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन की स्कीम को अधिसूचित करने और 31 जुलाई तक परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने पाया कि आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य बोर्डों और NIOS ने पहले ही अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी है। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विभिन्न राज्य बोर्डों के मूल्यांकन के लिए एक समान मानदंड नहीं हो सकते। सुनवाई के दौरान एक वकील ने पीठ से कहा कि सभी बोर्डों द्वारा छात्रों के मूल्यांकन का एक समान फॉर्मूला सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा इस तरह के निर्देश पारित नहीं कर सकते, एक समान स्कीम नहीं हो सकती, ये तय करना बोर्ड का काम है। स्कीम विशेषज्ञों के द्वारा निर्धारित की जाती है। आंध्र प्रदेश के वकील महफूज नाजकी ने कहा कि राज्य जुलाई के अंतिम सप्ताह में 12वीं की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि राज्य कैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने जा रही है और 34,000 से अधिक कमरों की व्यवस्था कैसे की जाएगी, क्योंकि एक कमरे में 15 छात्र बैठ सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा मैं आशा करता हूं कि तीसरी लहर ना आए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या आप छात्रों के स्वास्थ्य को खतरे में डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को पूर्ण टाइमलाइन पेश करने के लिए कहा है, साथ ही मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजे के प्रावधान के बारे में भी बताने के लिए कहा है। पीठ ने इस मसले पर आगे की सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। चलिए बात करेंगे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की। दिखाई दे रही तस्वीरें बल्लभगढ़ के मलेना रोड स्थित केशव भाटी के कार्यालय की हैं, जहां संजय कुमार मकनपुर खादर का सरपंच बनने पर उनका पगड़ी और फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। संजय कुमार सरपंच ने सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम में मौजूदा वार्ड नंबर 38 के पार्षद बुद्धा सैनी, वार्ड नंबर 40 के पार्षद राकेश गुर्जर और अन्य लोग भी शामिल रहे। सरपंच बने बड़े गांव के, तो स्वागत के लिए ऑफिस में बुलाए हमने। किस तरीके से स्वागत किया गया इनका? इनकी माला डाल के और पगड़ी बांध के स्वागत करें, जिनमें बुद्धा सैनी वार्ड नंबर 38 से पार्षद, 40 नंबर वार्ड से राकेश गुर्जर, मिलके सबने वह धीरालाल जी, दुलीचंद जी, सुंदर, हरीश, अतुल, भोला, सारे ने मिलके स्वागत किया। अभिषेक भाटी ने। कौन से गांव के सरपंच? 2 तारीख को सरपंच नियुक्त हुआ हूँ और मुझे मेरे मामा जी, हमारे पार्षद सैनी साहब और हमारे पार्षद जी चौधरी साहब, जो इन्होंने मुझे अपने ऑफिस पे आमंत्रित किया और मेरा फूलमाला पहनाकर और पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत। भाई हमारे बीच का ही भाई है, पहले इनका निवास नहीं होता था और इन्होंने बहुत बढ़िया मार्जिन से मखनपुर का खादर गांव से, जो कि गौतम नवेड़ा में आता है, उससे प्रधानी जीती है। उसके उपलक्ष्य में भाई आज यहाँ आया है। हमने भाई का स्वागत किया है फूलमालाओं से, मिठाइयों से, पगड़ी से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ मखनपुर की जनता को कि भाई बहुत बड़ा समाज सेवी है। यहाँ रहकर इन्होंने बहुत सारे समाज कार्य करे, उन्हीं की देन है, उन्हीं की प्रेरणा है कि आज
गांव में सरपंच बनना बहुत बड़ी बात है, प्रधान बनना। छोटे इलेक्शन में बहुत बड़ी समस्या होती है, छोटा इलेक्शन फेस करना ये अपनी व्यक्तिगत। अच्छा लग रहा है। संजय भाई यहीं रहते थे, समाज की सेवा करते थे, बहुत अच्छे आदमी है। इसलिए वहाँ गांव के ने डिमांड करी कि यहाँ से चुनाव लड़ो, तो वहाँ से चुनाव लड़के फिर हमने भाई साहब को फ़ोन करके बुलाया, राकेश जी, केशव भाटी जी, सारे जो मौजूद आदमी उन्होंने बुलाया इनको। किस तरीके से स्वागत किया है इनका? फूल मालाओं और पगड़ी बांध कर स्वागत किया और मिठाई खिला करेंगे फरीदाबाद और बलावड़ मार्केट से व्यापार मंडल हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के पास पहुंचे और रविवार को साप्ताहिक अवकाश न रहने की बात कही और बताया बाजार में सभी प्रकार के छोटे बड़े दुकानदार हैं और उनकी गुजर बसर लॉकडाउन के बाद बहुत मुश्किल से चल रही है। रविवार बंद होने से आर्थिक नुकसान बढ़ता जा रहा है और व्यापारियों में रोष है, क्योंकि पूरे सप्ताह में रविवार का काम बाजार में सबसे बेहतर होता है। इसलिए उन्होंने मंत्री जी से रविवार को बाजार खुले रहने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यापार मंडल के सदस्यों को रविवार की छुट्टी करनी है वह रख सकता है, एवं जो व्यापार मंडल व व्यापारी रविवार को दुकानें खोलना चाहे उन्हें स्वैच्छिक तरीके से दुकान खोलने या बंद करने की अनुमति होनी चाहिए। एवं साप्ताहिक या मासिक छुट्टी में प्रशासन की कोई दबाव न होकर ये बात व्यापार मंडल और व्यापारियों पर छोड़ देनी चाहिए। इस पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने सभी प्रधानों की बात ध्यान से सुनी और कहा हमारी सरकार व्यापारियों की हितैषी है। उन्होंने माननीय उपायुक्त महोदय को फोन लगाकर उनसे इस बारे में चर्चा की और ये आश्वासन दिया कि व्यापारियों को उनके व्यापारिक संस्थान रविवार को खोलने व बंद करने की इजाजत प्रशासन के दबाव से नहीं बल्कि उनकी ही फैसले या बाजार के व्यापार मंडल की मर्जी से होनी चाहिए और इस बार रविवार को बाजार अवश्य खुलेंगे। हरियाणा व्यापार मंडल के पूरे फरीदाबाद के प्रेसिडेंट आए हुए हैं और वो प्रेसिडेंट हैं जो जिनके अपनी शॉप भी हैं, अपना कार्य भी करते हैं, दुकानदार भी हैं, दुकानदार की मजबूरी भी समझते हैं। हम लोग पिछले संडे डीसी साहब ने क्लोज करवा दिया। हम लोग मूलचंद शर्मा जी के पास, मंत्री जी के पास आए कि भाई मंत्री जी हम लोग 7 दिन दुकान खोलना चाहते हैं, जो नहीं खोलना चाहते वो ना खोले। डीसी की साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बंदिश हमारे पास नहीं होनी चाहिए। हमारे व्यापारी चाहते हैं, गरीब तबका है, बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठों को नहीं पता लगेगा इस बात का, गरीब लोग बहुत हैं, छोटे व्यापारी हैं, पान का खोखा है, चाय की दुकान है, तंबाकू की दुकान, छोटे छोटे दुकानदार हैं, परचून की दुकान है। 7 दिन झेला नहीं ना, भुगता भी है। जो हालात शहर के रहे, शहर में या पिछले साल का समय हो, ये साल हो, और हमने कहा है कि जैसे गुड़गामा, रोहतक या दूसरे ज़िले हैं उनकी तर्ज पर की जाती, और जिन आदमियों को बंद करना बंद कर लेगा, जिन्हें खोल लेगा। किसी पर बंदिश नहीं होनी चाहिए। जो मॉल पर बंदिश नहीं है, जो गुड़गांव बंदिश नहीं है, रोहतक में बंदिश नहीं है, पलवल नहीं है, मेवात नहीं, फरीदाबाद में बंदिश भी नहीं होनी चाहिए। और मैं इसलिए कहने का कि मेरी जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जोगी है, कोविड के समय में यहाँ की गई थी, यहाँ के लोगों की बात सुनी और यहाँ के लोगों की व्यवस्था भी करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। और हमने चाहते हैं कि इनका शुक्रवार को भी, इतवार को भी इनकी दुकान खोले, इसे बंद कर लेंगे। जो बंद कहेंगे मुझे बंद करनी हो बंद कर ले, जो कहे खोलना हो खोल लेगा। लेकिन कई दुकानदारों से बात करेंगे। अगली खबर की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव में हजारों मकानों पर तोड़फोड़ की कार्यवाही को अंजाम देने के लिए नगर निगम प्रशासन और वन विभाग द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब कभी भी इन घरों पर पीला पंजा चलाकर इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसको लेकर सभी विभागों के अधिकारी मौका मुआयना करने खोरी गाँव पहुंचे थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 हफ्ते का समय दिया गया था और अब प्रशासन अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर चुका है, जिसे कभी भी अंजाम दिया जा सकता है। सुबह सवेरे नगर निगम, पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम एक बार फिर खोरी गांव में पहुंची और हालात का जायजा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर अधिकारियों की गाड़ियां खोरी गांव में पहुंची है ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़फोड़ की कार्यवाही को अंजाम दिया जा सके। नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 हफ्ते का समय दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करने के लिए तीनों विभागों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। हालत में तोड़फोड़ की कार्यवाही की जाएगी, जिसको लेकर आज वन विभाग की टीम मौके पर थी और उन्होंने मुआयना भी किया। जल्दी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना की जाएगी। निगम कमिश्नर से जब उन भूमाफियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने
गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि सब चीजों पर कार्यवाही होगी, जिसको लेकर तीनों डिपार्टमेंट आपस में तालमेल बनाते हुए काम कर रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर है, जो ऑर्डर है वो लेटर ऑफ स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होगा। आपको अगर लेटर की कॉपी चाहिए, ऑर्डर की कॉपी चाहिए, मेरे पास उपलब्ध है। और इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि हमें 6 हफ्ते का समय दिया गया है और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसका पालन होगा। मैडम, नीचे कुछ कोरी गांव के जो मकान बने हैं, कुछ भवनों पर उद्घाटन के पत्थर लगे हुए मंत्रियों द्वारा, तो क्या वो उस पर भी तोड़फोड़ होगी क्या? देखिए, मैंने आपको सिंपली एक ही बात बोली है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, बहुत क्लियर अनएम्बिगुअस ऑर्डर्स हैं, 6 हफ्ते का समय दिया है। पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन MCF जो है, तीनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी मौका देख लिया है और कार्रवाई पूरी होगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के भूमाफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने बोलेबाजी उठा की जमीन दी? सब चीज़ों पर कार्रवाई ज़रूर होगी और ऑर्डर्स बिल्कुल क्लियर हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, 6 हफ्ते का समय है। लेटर एंड स्पिरिट में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे तीनों डिपार्टमेंट्स अंडर अ स्ट्रैटेजी काम कर रहे हैं और हम मौके पर तीसरी बार विजिट कर रहे हैं और आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की विजिट थी। सो बेसिकली मैं आपको ये एश्योर कर सकती हूँ कि हमारा कोऑर्डिनेशन पूरा है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को हम 6 हफ्ते के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। मैडम, आज बसाने की भी योजना है कि सरकार की कि यहाँ से कहीं और मेरा फिर से वही जवाब है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो कार्रवाई लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करेंगे। 6 हफ्ते का समय है। रुक करेंगे प्रथला क्षेत्र की। गांव प्रथला में बने मॉडल संस्कृति स्कूल का हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत के बड़े भाई यशपाल रावत ने विधिवत उद्घाटन किया। लगभग 6 करोड़ की लागत से इसकी बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी, गाँव के सरपंच सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिखाई दे रहा नजारा प्रथला गाँव के सरकारी स्कूल का है, जहाँ पर आज विधायक नैनपाल रावत के बड़े भाई यशपाल रावत ने मॉडल संस्कृति स्कूल का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से ग्रामीण क्षेत्र में पहला मॉडल संस्कृति स्कूल बना है और इसका फायदा क्षेत्र के बच्चों को मिलेगा। जो बच्चे पहले सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, अब यहाँ पर पढ़ाई करेंगे और यहाँ पर CBSE पैटर्न भी रखा गया है। जल्द 6 करोड़ की लागत से यहाँ पर बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की उसमें मनोहर लाल जी खट्टर के उसमें हमारे ज़िले को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और जो हमारे यहाँ पृथला विधानसभा क्षेत्र से हमारे विधायक जी हैं भाई नैनपाल रावत जी, उन्होंने हमारे पृथला गांव के लिए इसमें ये 6 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनने जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पैसा मंजूर कराया है। इसमें 11 हमारे जो टॉयलेट्स हैं वो लड़कियों के लिए हैं और 6 लड़कों के लिए टॉयलेट बनाए हैं। आज हमारे रावत साहब ने उनका उद्घाटन किया है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये पृथला जो हमारा गाँव है, ये आसपास के इलाके के लिए बहुत अच्छा मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम CBSE से बना है। इसके पूरे इलाके के लिए इसके लिए फ़ायदा होगा और हम ये सरकारी मॉडर्न स्कूल का निर्माण हुआ है। यहाँ पे अभी कम से कम 6 करोड़ की लागत से एक बिल्डिंग और तैयार होगी। यहाँ पे दोनों क्लासेस शुरू होंगी, 6ठी से 12वीं तक की CBSE और हिंदी मीडियम से दोनों क्लासेस चलेंगी। अभी कम से यहाँ 250 बालक पढ़ते थे, लेकिन अभी एडमिशन कम से कम 400 बालकों का एडमिशन हो चुका है और यहाँ कम से कम दर्जनों गांवों को इसका करेंगे। पानीपत में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चों की लड़ाई का बदला लेने के लिए महिला ने पड़ोस के 4 महीने के बच्चे को जहर दे दिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत दर्ज कर ली है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। जिस औरत को ममता की मूरत माना जाता है, उसी औरत पर पानीपत में गंभीर आरोप लगे हैं। मामला बरसत रोड का है, जहां एक महिला ने 4 महीने के बच्चे को जहर दे दिया। महिला की इस हरकत की वजह से 4 महीने के मासूम ने दम तोड़ दिया। बच्चे के परिवार ने बताया कि पड़ोस में रह रही लक्ष्मी के बच्चों से कुछ दिनों पहले उनके बच्चों का झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े का बदला लेने के लिए लक्ष्मी ने मौका पाकर 4 महीने के बच्चे को जहर दे दिया। बच्चे को जहर देकर महिला कमरे से भागी तो परिजनों को शक हुआ। कमरे में जाकर देखा तो बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा था। बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक मासूम बच्चा दम तोड़ चुका था। परिवार का कहना है लक्ष्मी ने ही उनके बच्चे को मारा है। वही मामले में DSP ने कहा परिजनों की शिकायत मिली है, पुलिस गंभीरता से जांच करेगी। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाएगा कि बच्चे को आखिर क्या दिया गया है। हमारा उसका बच्चों के पीछे झगड़ा हुआ, फिर मेरे बच्चे को उसने तेजाब पिला दो। मैं पानी लेने गई नीचे, पानी लेके आई तो मेरे कमरे में तेजाब मिला। मेरे बच्चे के मुँह में मिला तेजाब। मेरा बच्चा इसे नीचे मुड़ डाल के मिला। मैंने अपने बच्चे को उठाई और कही मेरे बच्चे को कोई ने तेजाब पिला दिया। इन दोनों ने फटाफट अपना मियाँ बीवी ने गेट बंद कर लो।
मैं तो अपने लड़के बच्चे को भागी, फिर इधर लाल बत्ती की तरफ वो है हॉस्पिटल, उसमें कौन से उसमें हमने एडमिट किया। क्या किस बात को विवाद था आप लोगों का? बच्चों क्यों पिलाया? हाँ, पहले उसकी लड़की भी है, मेरी भी लड़की एक है हम पे, तो उन दोनों में लड़ाई हुई गई, तो इसने हमारी छोरी के थप्पड़ मार दो अपने आप। तो हमने कही तुमने थप्पड़ क्यों मारो, बच्चों में हुई गई तो हुई गई। तो वो गाली देने लगी, हमने भी गाली उसको दे दी, तो वो बात वहीं की वहीं छूटी गई। फिर इसने 2-4 दिन के बाद हमारे साथ में एक कर दिया मेरे बच्चे को तेजा। देखिए, सिटी थाने के इलाके का ये मामला है और परसों की ये घटना है। अभी आरोप, पहले कोई हमारे पास कंप्लेंट नहीं आई थी। अभी जब बच्चे की डेथ हो गई है तो आज आरोप लगाया है कि किसी जो किराएदार है उसके ऊपर उन्होंने शक है कि भाई कोई तेजाब वगैरह पिलाया था इस महिला ने, इसके कारण इसकी डेथ हुई। तो उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जैसे ही कोई ऐसी उसमें रिपोर्ट में आता है तेजाब वाली बात या कोई मारने वाली बात आती है तो उसी समय एफआईआर दर्ज करके और फर्दर उसमें कार्रवाई करेंगे। चलिए बात करेंगे अब भूमाफियाओं की। अवैध रूप से बसें चलाकर राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले भूमाफियों ने परिवहन मंत्री के गृह जनपद में नया कारनामा करके खुली चुनौती दी है। बस माफिया ने फर्जी कागजात तैयार कर बगैर जुर्माना अदा किए ही 3 बस डिपो से छुड़ा ले गए। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद अधिकारी हरकत में आए और पुलिस में केस दर्ज कराया। अब सिटी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा रोडवेज बलवा डिपो के जीएम राजीव नागपाल ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि 9 मार्च 2021 को जिला परिवहन अधिकारी ने बस नंबर UP 80ET 4016 का चालान कर 60,000 रुपये जुर्माना किया था। इसके अलावा फरीदाबाद अवैध बस माफियों ने फर्जी कागजात तैयार कर बगैर जुर्माने भरे छुड़ा ले गए। 3 बसें जीएम रोडवेज ने बस मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस जांच कर रही है। गाड़ियाँ आरटीओ साहब ने बंद करी थी और वो हमारे यहाँ गाड़ियाँ बंद होती हैं या जब आरटीओ साहब किसी भी गाड़ी को या ओवरलोड वाहन को पकड़ के यहाँ अंदर बंद कर देते हैं, यार्ड है। सिर्फ हमारा काम है उनसे पार्किंग फीस लेना। आरटीओ साहब ने जब ये गाड़ियाँ बंद करी, यहाँ 3 गाड़ियाँ थी। एक तो थी UP 85 है, 81 12 है। एक है UP नंबर, ये UP 85 है, वो 81 दिख है 4016। एक है 16-24 है, कुछ ऐसा कुछ एक गाड़ी, उसका नंबर हमने FIR में लिखवा रखा है। ये 3 गाड़ियाँ ने क्या काम करा, जो दस्तावेज थे वो नकली दस्तावेज यहाँ पेश करके और अपना चलान ये दिखा दिया कि हम आरटीओ को अपना जुर्माना भर के आ गए हैं, ये गाड़ियाँ हमने छुड़ा ली हैं। तो रोडवेज के जो यहाँ कर्मचारी थे हमारे यार्ड में, उन्होंने सिर्फ कागज़ देके और उन्होंने फ़ोटोकॉपी लेके वो एक कॉपी अपने पास रख ली और वो गाड़ियाँ छोड़ दी। तो हमें पता जैसे ही लगा, जीएम साहब ने, हमने टीम ने मिल के ये पता लगा जब हमको कि ये गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ फर्जी दस्तावेज़ों से छूटी हैं, गुप्त रूप से जब हमें सूचना लगी तो हमने आरटीओ साहब के साथ में मीटिंग करी। मीटिंग के तहत हमने जो पकड़ने का अभियान चलाया और उस अभियान के बीच में ये हमारे हाथ एक गाड़ी लगी जिसका नंबर जो अंदर खड़ी है जो 4016 नंबर गाड़ी है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। अभी देश में कोरोना खत्म भी नहीं हुआ, उससे पहले लोगों की पार्टियां शुरू हो गई है। हरियाणा में कोविड खत्म नहीं हुआ लेकिन पूल पार्टियां शुरू हो गई हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान ऐसी ही पूल पार्टी पर फरीदाबाद पुलिस ने छापेमारी की है। आरोप है कि पुलिस ने मौके से पार्टी कर रहे 7 लड़के एवं लड़कियों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने इस मौके में केवल पूर्व संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके की। यहाँ एक फार्म हाउस पर पूल पार्टी आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि ये भी हरियाणा में लॉकडाउन चल रहा है और कुछ हद तक इसमें ढील दी गई है, लेकिन पूल पार्टी की इजाजत नहीं है। ऐसे में इन लोगों ने पूल पार्टी आयोजित की तो सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 7 लड़कियां और 7 युवक थे। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक युवतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया और न ही उनका मेडिकल कराया गया और न ही उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने खाना पूर्ति के लिए पूल मालिक के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में जब पुलिस से पूछा गया तो उन्होंने कहा मामले की जांच चल रही है और पूरा मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में है, लेकिन पार्टी कर रहे लोगों को क्यों छोड़ा गया, इस मामले में पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। सर, बल्लभगढ़ के मलेरना रोड पर एक रेव पार्टी का एक अवैध स्विमिंग पूल में आयोजन किया गया था, क्या है पूरा वाकया?
जी, कल एक सूचना जो है सच्चो सदर को मिली थी इस बारे में, जिन्होंने सूचना पाकर एक रेड साउथ रामलेना रोड पर की थी। एक जगबीर नाम का व्यक्ति है जिसने वहाँ स्विमिंग पूल बना रखा है। वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ वहाँ स्विमिंग पूल में नहाते हुए मिले थे। सूचना के बाद जो है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 188 डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत सरकार द्वारा रात्रि कर्फ्यू लगाया हुआ है और रात्रि कर्फ्यू के दौरान इस तरह की गतिविधियाँ मिलना जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसके बाद जो है जगबीर के खिलाफ कार्रवाई की गई और जल्द इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, मौके से लड़के और लड़कियां, कितने लड़के और कितनी लड़कियां थी जो मौके से गिरफ्तार की गई थी? इसमें 6-7 लड़के थे और उतनी लड़कियां थी। मौके से गिरफ्तार हुए हैं, उनकी अभी जांच चल रही है और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। क्या उनका गिरफ्तार किए गए सर? अभी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो सारे एक दूसरे के जानकारी थे, लेकिन जो स्विमिंग पूल चलाने वाला जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। उसने जो है रात्रि कर्फ्यू की उल्लंघना की है। रात को सारे नशे में थे और उनको मेडिकल भी नहीं कराया गया। ये अभी जांच का विषय है, इसमें अधिकारी अपने लेवल पर जांच कर रहे हैं। जैसा भी होगा आपसे शेयर किया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सभी के खिलाफ मामला बनना चाहिए था, 188 बननी चाहिए थी, लेकिन केवल संचालक के खिलाफ क्यों? ये पुलिस का काम है, पुलिस की जांच का काम है। पुलिस जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एक के खिलाफ करेगी, लापरवाही है या नहीं है? या सभी के? इसमें जो भी एक्शन होगा पुलिस इसमें एक्शन लेगी। अभी जांच चल रही है। बीवीएम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज। नमस्कार।